नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत। आज हम कुछ एग्जांपल के साथ में बात करते हैं जो कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट नंबर यह 11 है। तो जैसा कि आप सभी तो सुबह उठ के या किसी भी समय जो है दरवाजे को खोलते ही होंगे या बंद करते होंगे। तो आपने कभी सोचा है कि यह दरवाज़ा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है? नहीं सोचा होगा। यदि आपने सोचा है तो अच्छी बात है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने में भी कुछ हमें जो लगाना पड़ता है ताकत। तो ये जो यहाँ पे ये कार्य करने में हमें कुछ जो लगाना पड़ता है, जैसे दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं, तो वो जो क्वांटिटी है यहाँ पे जो एक हमारे पास राशि है उसको कहा जाता है बल। अर्थात बल जो है हर प्रकार के कार्य कराने में हमें ज़रूरत पड़ती है। अर्थात कोई भी चीज़ चाहे मोशंस में हो या रुकी हुई हो, अगर रुकी हुई है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें क्या बल लगाना पड़ता है। या अगर मान लिया वो मोशन कर रही है तो उसको रोकना है तो भी हमें बल लगाना पड़ता है। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो अगर साइकिल चला दिए काफ़ी तेज, अगर अचानक रोकना है तो ब्रेक दाबना पड़ता है, तो वहाँ पे भी ये क्या है बल लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से काफ़ी जो है हमें जो भी हमारे कार्य होते हैं वो लगभग क्या है बल से ही जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बल को समझना ज़्यादा आवश्यक है। तो बल के विषय में हम समझते हैं कि बल में क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, तो उनके विषय में हम जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक डायग्राम लेते हैं सबसे पहले। तो ये जैसे मान लिया हमने एक डायग्राम ड्रा किया है। अब इस डायग्राम के ऊपर मान लिया यहाँ पे एक कोई क्या है, एक ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक का अगर हम मास बात करें तो कितना इसका मास दिया गया है, मान लिया कितना है 10 kg का ये मास है। अब इस मास को जो हमें क्या करना है, यहां से जो है इसको यहां तक लाना है, ठीक है। या मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कोई एक टेबल है। ये सपोज करते हैं क्या हमारे यहाँ पे एक जो है टेबल है। इस टेबल के जो है ऊपर इस जो है मास को क्या करना है, रखना है उठा के। यहाँ से इस पे जो है इस टेबल के ऊपर इस मास को रखना है। तो अब इस टेबल के ऊपर इस मास को कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे एक समस्या है। तो इस रखने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो नंबर एक तो बल होना चाहिए, क्योंकि ये रुका हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या होगा, मोशंस कराना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है गतिमान करेंगे तभी यहाँ पे पहुँचेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बल लगाते हैं। अब बल लगाने में क्या है, कितना बल लगाएंगे ये भी निर्भर करता है। जैसे मान लिया क्या है कोई एक छोटा बच्चा है। अब अगर ये छोटा बच्चा यहाँ पे आ जाए, बहुत छोटा बच्चा है जिसकी एज लगभग 5 से 6 ईयर है, तो क्या वो बच्चा जो है इस वेट को उठा के यहाँ से यहाँ पे रख देगा 10 किलो का बाट, मतलब 10 किलो का नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना बल वो नहीं लगा पाएगा। अगर यहीं पे थोड़ा अगर मान लिया ये पहला पर्सन जो था हमारा कितना था 10 ईयर का, मान लिया ए पर्सन जो था हमारा कितने था 5 ईयर का था, तो 5 ईयर का व्यक्ति जो है इसको नहीं रख पा रहा। अगर ये 10 ईयर का हो तो ये लगभग इसको रख सकता है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सी है, सी जो अगर ये मान लिया 15 ईयर का है अर्थात 15 साल का, तो ये आसानी से इसको उठा के जो है इस ब्लॉक को इस जो है टेबल के ऊपर क्या करता है, रख सकता है आसानी से। अब यहाँ पे ये रख सकता है। तो यहाँ पे मैं देखा कि एक मैग्नीट्यूड की तो हमें जरूरत पड़ रही। तो नंबर एक क्या हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड तो होना आवश्यक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब अगर और हम बात करें कि मैग्नीट्यूड से ही क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा। अब मान लिया इस व्यक्ति को यहाँ पे ले जाना है, तो इसके लिए क्या दिशा निश्चित होनी चाहिए कि इस दिशा में ऐसे ले जाए तभी यहाँ पे रख पाएगा। अब ये व्यक्ति क्या करता है, मान लिया कभी इधर को ले जा सकता है या ये किस तरफ ले जाता है, तो ये भी निर्भर करता है। अर्थात ये बल अगर लगा रहा है तो यहाँ पे बल हो सकता है ये नीचे की तरफ लगाए बल, या हो सकता है इस तरफ बल लगाए, या हो सकता है ये ऊपर की तरफ बल लगाए, या यहाँ पे हो सकता है कि इस तरफ को बल लगाए। तो यहाँ पे क्या है देख रहे हैं कि काफी जो है डायरेक्शंस हैं। एक इधर को हो सकती है, या इधर को हो सकती है, ऊपर को हो सकती है, नीचे को हो सकता है ये इस कॉर्नर पे ये जो है बल लगाए। तो यहाँ पे जो है ये बल भी जो है काफी अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो अब यहाँ पे इसको यहाँ पे ले जाना है तो एक निश्चित जो है दिशा भी देनी पड़ेगी, तभी यहाँ तक ये ले जा पाएगा। अगर मान लिया ऊपर से बल लगाए तो अब चाहे ये 50 साल का भी व्यक्ति हो, लेकिन ऊपर से बल लगाएगा तो यहाँ पे वस्तु नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए दूसरा पॉइंट इसमें सबसे जो जरूरी है वो भी क्या है, एक डायरेक्शन भी होना इसमें आवश्यक है। चलो ठीक है भाई, डायरेक्शन भी मैंने दे दी, मैग्नीट्यूड भी दे दिया, तो भी क्या ये वहां तक पहुंच जाएगा, नहीं। यहाँ पे एक और चीज है, मैं टाइम। अब मान लिया इसने बस थोड़ा उठाया फिर छोड़ दिया,
तो क्या यह पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। इसको कुछ समय के लिए यहां से यहां तक उठाए रख के रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक और क्वांटिटी की क्या जरूरत पड़ेगी, जिसको कहा जाता है टाइम। तो एक टाइम, तो अर्थात बल में तीन चीजें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और टाइम, ये तीनों का चीजें हैं, तभी किसी चीज के जो मोशन उसको करा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, तभी ये जो है फोर्स अच्छे से कार्य कर पाएगा। तो ये चीज हुई। अब बात करें कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड को कैसे बताया जाए कि कितना मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या बात करते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या होती है। तो यूनिट में अगर बात किया जाए तो एक सबसे जो अच्छी इसकी यूनिट्स होती है उसको कहा जाता है न्यूटन। न्यूटन जो होती है क्या होती है, एसआई सिस्टम में होती है। अगर इसको एमके सिस्टम में बात किया जाए तो क्या होता है, इसका जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये क्या होती है, इसके एमके सिस्टम में होती है। और अगर बात किया जाए इसके यूनिट की, जैसे डाइन होता है DY/NE होता है। ये किस में होता है, CGS सिस्टम में होता है। तो ये इसकी यूनिट्स होती हैं। अब अगर हम बात करें इसकी डायमेंशंस क्या होती है, तो डायमेंशंस जो इसकी होती है वह होती है ML/T-2 होती है। तो अब अगर हम इसको समझना चाहें कि एक न्यूटन फोर्स का मीनिंग क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स जो है इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग का मतलब होता है, अगर हम क्या करें 1 किलो का कोई ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, ये मास जो है कोई चीज है वह 1 केजी की है, और 1 केजी की है, अगर इसमें हम एक्सेलरेशन कितना जनरेट कर दें, जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण उत्पन्न करें 1 किलो के मास में, तो फिर जो वहां पे फोर्स होता है वह फोर्स क्या कहलाता है, 1 न्यूटन फोर्स कहलाता है। तो अभी हमने समझ लिया कि फोर्स में क्या है, मैग्नीट्यूड होना, डायरेक्शन होना, टाइम होना, ये भी आवश्यक करते हैं। और एक यहाँ पे हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लें ये कोई यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, और ये सिलेंडर जो है इस प्रकार से एक यहाँ पे एक्सिस है, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये क्या है, इसमें रोटेट कर सकता है। अब रोटेट करने, इसको रोटेशन कराना है, तो यहाँ पे कई कंडीशंस हो सकती है कि किस प्रकार का बल लगाया जाए। अगर हम यहाँ से ऊपर से बल लगाएं यहाँ पे, तो क्या रोटेट करेगा, नहीं रोटेट करेगा। अगर हम इसके जो है परपेंडिकुलर बल लगाएं तो भी क्या रोटेट करेगा, नहीं रोटेट करेगा। हमें क्या इसके सरफेस पे रोटेट कराना, जैसे कि ये मान लिया पेन है हमारा, तो इस पेन को अगर रोटेट ऐसे कराना है तो यहाँ पे हमें इस टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो भी नहीं रोटेट करेगा, नीचे से फोर्स लगाएंगे तो भी नहीं रोटेट करेगा। तो इस प्रकार से इसमें बल को जो है एक निश्चित दिशा और एक निश्चित जो है परिणाम और निश्चित टाइम के लिए देना पड़ेगा। जितने समय के लिए हमें रोटेट करना है तो उसी हिसाब से इसको टाइम भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि बल जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बल काफी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति है, 2 व्यक्ति मान लिया है, तो 2 व्यक्तियों के बीच में काफी प्रकार से उनमें भिन्नताएं की जा सकती हैं। जैसे कि उनकी एज क्या होगी, उनका कलर क्या होगा, वो गरीब है या अमीर है, या इसी प्रकार से काफी चीजों में हम जो उनमें भिन्नता कर सकते हैं। इसी प्रकार से बल को भी जो कई तरीके से देखा जा सकता है कि किस किस प्रकार के बल होते हैं। तो अभी हम इनको जो सारे लगभग जो इम्पोर्टेंस बल होंगे उन पे हम बात करते हैं कि किस किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो बिना देर किए करते हैं प्रारंभ, एक एक बल को देखते हैं कि कैसे विभाजित किया जाए। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, और बात करेंगे फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के काफ़ी एग्जांपल दिखाई देते रहते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले बात करें, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई चीज मोशन कर रही है या रेस्ट में है, तो उसकी अगर स्थिति को चेंज किया जा सकता है, अर्थात अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाया जा रहा, तो वहाँ पे मोशन में जो कर रहा अगर वो चीज़ उसको दिखाई दे रही हो, अर्थात उसके बिल्कुल पास में हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं, जैसे कि मान लिया हमारे पास ये अर्थ है, इसके ऊपर जो है क्या है, एक ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ। अब यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है यहाँ पे, और ये व्यक्ति क्या करता है, इस पे एक फोर्स लगाता है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स लगा रहा, तो ये क्या है, ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा,
तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है इस पे बल लगा रहा है। बल तो नहीं दिखाई देता कितना लगा रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस दिखाई देता तो ये कांटेक्ट में है इस ब्लॉक के, तो इसलिए इस टाइप के जो बल कहे जाते हैं क्या कहलाते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे और दूसरा भी देखा जाए कि यहाँ पे एक घर्षण बल होता है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति इसको स्लिप करा था, इस पे बल लगा रहा है, तो अर्थ इसको क्या करती, कोशिश करती ना आगे बढ़ो, तो ये बल जो है ब्लॉक को रोकने की कोशिश करती है, इसीलिए हमें क्या है, बल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो एक फोर्स यहाँ पे लगता है, ये सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में, इसे क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा क्या है, किसका एग्जांपल है, कांटेक्ट फोर्स का है। और यहाँ पे एक हम अगर एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, एक बीकर है, इस बीकर में कोई लिक्विड मान लिया भरा, जैसे ग्लिसरीन है या वाटर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेंद को ड्रा करते हैं। गेंद जो है इस प्रकार का है कि लिक्विड में नीचे जा सकता है, तो ये क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो लेकिन नीचे जा रहा हो, लेकिन इस पे क्या है, बल लग रहा है ऊपर की तरफ, जो इसको नीचे जाने से रोक रहा है, तो उस बल को ही क्या कहा जाता है, विस्कस फोर्स कहा जाता है। तो विस्कस फोर्स भी हमारा क्या है, एक जो है कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे एक ये चुंबक है और ये एक ये चुंबक है, ये हमने दो चुंबक ले लिए, इस चुंबक का इधर का नॉर्थ पोल है, ये भी क्या है, नॉर्थ है, तो दूसरा इसका पार्ट क्या होगा, साउथ होगा, और इधर भी क्या हो गया, ये साउथ होगा। अब अगर इस जो है चुंबक को इसके पास ले जाएंगे तो ये चुंबक इस दिशा में बढ़ना प्रारंभ कर देगा, तो इसका मतलब है कि इस चुंबक से कुछ ना कुछ इस पे बल लग रहा है, जिसके कारण ये उस तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार के बल जो कांटेक्ट में ना होते हुए एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु पे बल लगाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उन्हें कहा जाता है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स भी कहा जाता है, और नॉन कांटेक्ट को कहा जाता है नॉन फील्ड फोर्स। तो ये जो बल लग रहा है इस प्रकार का फील्ड फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। और अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि मान लीजिए हमारे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है कोई, और ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है कोई, तो ये अगर चार्ज पार्टिकल इस दिशा में मोशन करेगा तो ये भी चार्ज पार्टिकल इस दिशा में मोशन करेगा। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर भी क्या है, ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्योंकि इसके कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी जो है ये इस पे बल लगा रहा, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी प्रकार के और काफी बल होते हैं जिस पे हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो एग्जांपल है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स अर्थात फील्ड फोर्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं। तो इसको हम एक ऐसा एग्जांपल से समझते हैं जो कि आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा या खुद किया होगा। तो जैसे कि मान लिया बस जो है कभी कभी क्या होती है, बस की बैटरी डाउन हो जाती है, तो अब उसमें क्या है, आपने देखा हो कि धक्का लगाने से जो है बस हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो अब वहाँ पे व्यक्ति धक्का जो लगाएंगे उसमें दो केस हो सकते हैं। एक जो है केस कि व्यक्ति अंदर से ही बस में के जो दीवारों पे धक्का लगा रहे हैं, तो क्या बस वहाँ से चलेगी, नहीं चलेगी। तो इस केस में जो अंदर से धक्का लगाते हैं व्यक्ति जब बस में, तो वो धक्का क्या कहलाती है, इंटरनल फोर्स कहलाते हैं। अर्थात अंदर से बल लगाना ही क्या होता है, इंटरनल फोर्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर बस के बाहर से कोई व्यक्ति धक्का लगाए तो वो बस क्या है, चलना प्रारंभ कर देती है, तो ये क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहलाते हैं। ऐसे ही और बात किया जाए सिलेंडर में, आपने सुना होगा कि सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वह छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, और ये पार्टिकल्स हमेशा जो गैस जो है ये दीवार पे जो है सिलेंडर के क्या है, बल लगाते रहते हैं। तो ये जैसे बल लगा रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं, ये बल लगा, तो क्या इनके बल लगाने से ये सिलेंडर के आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इसी पे कोई बाह्य बल लगाए बाहर से व्यक्ति, तो ये सिलेंडर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो अंदर का बल है इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल फोर्स कहा जाता है, और बाहर से जो व्यक्ति बल लगाता है इसे एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है। क्योंकि हम जब पढ़ेंगे अभी जो न्यूटन्स लॉ मोशन अप्लाई करेंगे तो जनरली एक्सटर्नल फोर्स पे ही बात करेंगे, इंटरनल फोर्स पे हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो कंजर्वेटिव को हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पे ये क्या है, एक जो है हमारी ये क्या है, अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, किसी एक गेंद को फेंकते हैं, या मान लिया ये गेंद है यहाँ पे रखा हुआ, ये पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए से इसको हम यहाँ पॉइंट बी तक ले जाते हैं।
ए से बी तक इसको हम गेंद को ले जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें क्या है, बल लगाना पड़ता है, अर्थात बल लगा के इसको ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ से इसको जब हम छोड़ देंगे तो ये पुनः क्या है, गेंद नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो आते समय हमें कोई बल लगाना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए कि जितना बल ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही बल जो है नीचे आने में हमें पुनः क्या है, प्राप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो मोशंस होते हैं, और यहाँ पे हम क्या है, हवा के जो हवा को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा है जितना ऊपर जाने में बल है उतना ही नीचे आने में बल है। तो ये क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे बल है। इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव कहा जाता है। और अगर बात करें कंजर्वेटिव का एक दूसरा एग्जाम्पल, तो कंजर्वेटिव जैसे कोई मान लिया ये फील्ड है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम एक पॉइंट से, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से इसको हम ले जाते हैं पुनः इसी पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, ए से प्रारंभ किया ए पे ही आ जाए। तो यहाँ पर देखा जाए कि कार्य कुछ भी क्या होगा, नहीं होगा भाई, जहां से गया वहीं पे आ जाए तो कोई कार्य यहाँ पे है नहीं है, तो W क्या होगा, 0 होगा। ऐसे यहाँ पे ये यहाँ से वहां जाता है, वहां से पुनः वापस आ जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कार्य 0 होगा। तो इस प्रकार के क्षेत्र जहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं जहाँ पे होती है, तो जो बल यहाँ पे लगता है उसे क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसके हम काफी देख सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और बात किया जाए जैसे कि हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, और काफी फोर्स होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं। अब अगर हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जो है इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं, जैसे कि ये मान लिया है। अब इस प्लेन पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लिया कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सरफेस पे जो है खुरदुरापन है, ठीक है, इस सरफेस पे क्या है, खुरदुरापन है। और इस ब्लॉक को मान लिया पोजीशंस कौन सी थी, ए पोजीशन पे थी। यहाँ पे हमने इस पे बल लगाया तो ये जो है कहाँ पे पहुंच जा रहा है, यहाँ पे मान लिया पोजीशन बी पे पहुंच जाता है, तो ये बी पोजीशन। अब क्या ये बी पोजीशन से पुनः वापस आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे घर्षण बल लग रहा है। तो ये यहाँ से लाने में हमें पुनः क्या है, इस पे एक बल लगाना पड़ेगा। तो जो ये बल यहाँ पे हम लगा रहे हैं, वो इसको ले जाने में, पुनः लाने में भी बल लगाना पड़ रहा। तो इसको अगर ए से बी तक ले जाते हैं, ए से बी तक, और बी से पुनः ए तक लाते हैं, तो फिर से हमें क्या है, बल लगाना पड़ रहा। तो इस प्रकार के जो मोशंस होते हैं, जहाँ पे ऊर्जा हमें जो है प्राप्त नहीं होती पूर्णतः या पूरे रूप से, जो वो तो क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव कहलाते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में वर्क क्या होता है, अर्थात कार्य 0 नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव में जैसे कि हमारा होता है, ये यहाँ पे बल कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसे कहा जाता है फ्रिक्शनल या घर्षण बल। दूसरे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि लिक्विड में मैं अगर कोई डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है, तो यहाँ पे लिक्विड में भी अगर कोई मोशंस कर रहा है, तो वहां पर भी क्या होता है, वर्क जो है 0 नहीं होता था। तो विस्कस फोर्स भी हमारे क्या होते हैं, जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल फोर्स और नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि ऐसे बल जहां पे बल जो है किसी एक निश्चित जो है पॉइंट की तरफ हमेशा कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जैसे क्या है, हमारा सूर्य होता है, इस सूर्य के चारों तरफ क्या है, अर्थ रोटेशन करती है, तो ये अर्थ है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो हमेशा एक बल क्या है, इसके केंद्र की तरफ कार्य करता रहता है। तो इस बल को अगर ये मास मान लिया m है, और ये जो सूर्य का मास मान लिया m2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है F = क्या होता है, G m1 m2 बट्टे r²। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया अभी r है, तो ये जो फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स, ये कार्य करता है, इसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार का क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं ये हमारे आइटम्स जो होते हैं लगभग गोलाकार होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, जिसको हमने धनात्मक भाग से दिखाया। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस पे चक्कर लगा रहे हैं, तो
तो इन पे भी एक बल कार्य करता है जो हमेशा इस केंद्र अर्थात नाभिक की तरफ रहता है। तो यहाँ पर भी ये जो फोर्स है ये क्या है, सेंट्रल फोर्स होता है। नॉन सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में कार्य कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए एक ये पॉइंट हो तो इनके बीच में जो ये बल कार्य करता है ये हमारा क्या कहलाता है, नॉन सेंट्रल फोर्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल डिपेंडेंट फोर्स क्या होते हैं। वेरिएबल मतलब कोई फोर्स किसी दूसरे मतलब वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जैसे पोजीशन डिपेंडेंट कुछ फोर्स होते हैं। पोजीशन डिपेंडेंट क्या होते हैं अगर इनके एग्जांपल की बात किया जाए तो जैसे कि मान लिया ये जो हमारी क्या है अर्थ, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये सन होगा यहाँ पे और ये क्या है अर्थ है। तो इनके बीच की दूरी अगर क्या है ये r है और ये मान लिया मास m1 है और ये मास m2 है। तो इनके बीच में जो ये फोर्स F लगता है G m1 m2 बटे r स्क्वायर। यहाँ पे ये देखा जाए r क्या है, एक पोजीशन डिपेंडेंट है, अर्थात जितनी दूरी ज़्यादा होगी r तो उतना ही बल कम होगा, जितना पास में होगी r कम होगा उतना ही बल ज़्यादा होगा। तो ये इस प्रकार से ये क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट बल होते हैं। और अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे कि मान लीजिए ये चार्ज हमारा Q1 है और एक दूसरा चार्ज जो हमने ले लिया Q2 चार्ज ले लिया, अगर इनके बीच की ये दूरी क्या है r है, तो यहाँ पे बल कितना लगेगा, तो F बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये जो बल कार्य कर रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशंस पे, अर्थात पोजीशन ज़्यादा होगी तो बल कम कार्य करेगा, पास में होंगे तो ज़्यादा बल कार्य करेगा। तो ये क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स कहलाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स क्या होते हैं, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट की अगर बात किया जाए तो जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल लें, जैसे कि ये मान लिया हमारे पास क्या है, एक बीकर है। इस बीकर में क्या है, ये सब लिक्विड कोई फिल है। अब इसमें क्या करते हैं, हम ये गेंद को यहाँ से ड्रा करते हैं। अब ये गेंद जो है इस प्रकार का है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब ये गेंद नीचे की तरफ आ रहा होगा तो यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश करेगा, एक बल लगेगा F। इस बल F को ही क्या कहा जाता है, विस्कस फोर्स कहा जाता है। और ये विस्कस फोर्स निर्भर करता है कि इसकी रेडियस कितनी है गेंद की, जैसे मान लिया r है, कितनी स्पीड से आ रहा v, और ये जो यहाँ पे ये विस्कोसिटी अर्थात ईटा, अर्थात ये कितना, क्योंकि ये हर लिक्विड के अलग होता है। जैसे ग्लिसरीन में विस्कोसिटी ज़्यादा होती, पानी की कम होती, तो ये अलग अलग होती है। तो ये फोर्स जो होता है क्या होता है, 6 पाई ईटा r इंटू वी पे डिपेंड करता है। ये देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है फोर्स। अब अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, कोई मान लिया चार्ज पार्टिकल आता है। ये चार्ज पार्टिकल क्यों है और वेलोसिटी क्या है इसकी, v है। तो हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड के जाता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, ये सर्कुलर टाइप से होता है, या मान लिया किसी एंगल पे भी है। तो ये इसका क्या है, चार्ज पार्टिकल का पाथ है। तो यहाँ पे अगर हम बल की बात करें F, तो F बराबर क्या होता है QV, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो B हो जाएगा और साइन थीटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस प्रकार के फोर्स क्या होते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट कहलाते हैं। और अगर हम बात करें कि टाइम डिपेंडेंट क्या फोर्स होते हैं, तो टाइम डिपेंडेंट के हम काफ़ी एग्जांपल देखते हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट में जो फोर्स कार्य करता है चार्ज पे, वो क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हम जो है टाइम डिपेंडेंट का अगर केवल फंक्शन फॉर्म में लिखें, जैसे कि मान लिया कोई अगर चार्ज फोर्स है वह इस टाइप का दिया गया है 6t² + 3, तो ये क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट फोर्स कहलाते हैं। अब हम कुछ और टाइप के बल की बात करते हैं जो कि हमें काफ़ी दिखाई देते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले उसमें बात करें कि जैसे कि हमारा क्या होता है, वेट। वेट क्या होता है, वेट का जो है इसको W से लिखा जाता है और ये मास गुणे ग्रेविटी के इक्वल होता है। अब ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर अर्थ के पास से फेंकी जाए ऊपर की तरफ तो उस पर हमेशा एक नीचे की तरफ बल कार्य करता है। जैसे कि ये मान लिया क्या है, हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ के जो है सरफेस से अगर हम कोई भी गेंद ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो ये गेंद अगर ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे एक बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा होगा। अगर ये मास m है तो इस पर क्या होगा, ये mg होगा।
तो ये हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता रहता है, जो अर्थ से कुछ भी ऊंचाई पे होगा, तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे होगा उतना ही ज़्यादा इसका मान हो जाता है। तो अब अगर इसके कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि ये मान लिया हमारे पास क्या है, एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर क्या है, एक जो है ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे गेंद रख दिया है। ये गेंद मान लिया रख दिया। अब ये गेंद रखा है तो ये गेंद पे एक नीचे की तरफ बल कार्य करता है। अगर ये मास m है तो यहाँ पे क्या होगा, mg कार्य नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो इस प्रकार से वेट जो होता है हमेशा कार्य करता है अगर कोई भी चीज अर्थ से थोड़ी ऊंचाई पे है। अब अगर हम और बात करें कि रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि रिएक्शन तो मैंने पहले ही जैसे बताया था कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ होता है वह एक्शन और रिएक्शन पर आधारित होता है। वही सेम यहाँ पर भी है कि एक रिएक्शन हमेशा कार्य करती है। अगर कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पे कोई बल लगाएगी तो वह दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पे बल लगाएगी। इसको हम समझते हैं कैसे, तो जैसे कि मान लिया ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कोई ये सरफेस है। ये सरफेस के ऊपर क्या है, कोई हम क्या करते हैं, एक वस्तु रख देते हैं। जैसे कि मान लिया हमने एक ये ब्लॉक इसके ऊपर क्या कर दिया है, ब्लॉक ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब ये ब्लॉक जब इसके ऊपर रखा है तो ये ब्लॉक पे मास अगर इसका ब्लॉक का क्या होगा, m होगा, तो इस पे फिर जो है अर्थ क्या है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी। तो ये फोर्स क्या है, mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा होगा। तो ये वस्तु क्या है, नीचे आ जानी चाहिए, लेकिन वस्तु नीचे नहीं आती है। तो फिर ये क्यों ऊपर रुकी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक मेज जो है, ये हमारी ये टेबल जो है, ये भी क्या है, इसके ऊपर एक बल लगा रही है। ये बल कौन सा है, ऊपर की तरफ बल लग रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स कहा जाता है, और ये आर होता है। और ये बल अगर वस्तु ये ना ऊपर जा रही ना नीचे आ रही, तो यहाँ पर फिर ये आर और mg का मान क्या होता है, सेम रहता है इस केस में। अब यहीं पे बात किया जाए तो ये जो रिएक्शन कार्य करती है, ये हमेशा सरफेस जो दोनों एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो रखा होता है उन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर कार्य करता है। जैसे कि ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर कार्य कर रहा है। इसी को हम एक और यहाँ पे डायग्राम से अगर हम समझना चाहें, तो जैसे कि मान लें ये कोई हमारे पास क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे क्या है, एक ये बॉक्स सेम रख देते हैं यहाँ पे, तो ये बॉक्स का अगर मास क्या होगा, m है मान लिया, तो m है, तो और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे एक फोर्स कार्य कर रहा होगा नीचे की तरफ, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, अर्थात ये वेट हो गए। अब ये नीचे कार्य कर रहा तो ये वस्तु नीचे की तरफ आ रही होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक दूसरा बल कार्य करता है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कार्य करता है। ये फोर्स क्या होता है, हमारा रिएक्शन आर कहलाता है। तो इस रिएक्शन आर को कभी कभी एन से लिखा जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर कार्य करता है टू द सरफेस के। अब अगर हम और बात करें कि टेंशन क्या होती है, तो टेंशन को हम समझना चाहें, जैसे कि ये मान लिया क्या है, कोई छत है। इस छत से क्या करते हैं, कोई एक गेंद को जो है बांध देते हैं ये, और यहाँ पे ये क्या है, कोई धागा है। तो अब हम जानते हैं कि गेंद का कुछ मास होगा m, तो इस पे क्या है, ग्रेविटी भी क्या करेगी, कार्य कर रही होगी नीचे, अर्थात वेट कार्य करेगा। तो अब ये जब नीचे की तरफ कार्य कर रहा है तो ये वस्तु नीचे आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि कोई इस वस्तु पे दूसरा बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग अर्थात ये जो धागा है, इसमें एक बल कार्य करता है ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ जो है, तो ये इसको रोके रहने की कोशिश करता है। तो अगर ये धागा मजबूत है तो अर्थात टूटता नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, ये T और mg दोनों ही चीजें क्या होती हैं, बराबर रहती हैं। लेकिन अगर ये मान लिया T कम हो जाए mg से, तो फिर इस केस में क्या होता है, हमारा जो है ये धागा यहाँ से टूट जाएगा और ये जो गेंद है नीचे की तरफ क्या है, गिर जाएगी। तो इसलिए ये निर्भर करता है कि धागा कैसा, अगर मजबूत है तो ये नहीं टूटेगा, तो इस केस में क्या हो, इक्वल होता है। अगर mg ज्यादा हो जाएगा और T कम होगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएंगे। अब अगर हम कुछ और एग्जांपल बात करें, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग हमें काफी जगह दिखाई देती रहती है। जैसे कि हम साइकिल पे बैठते तो साइकिल के सीट के नीचे स्प्रिंग्स लगी होती हैं, और काफी जगह स्प्रिंग हम देखने को मिलती है हमें। तो स्प्रिंग क्या होती है उसके विषय में समझा जाए। जैसे कि मान लिया यहाँ पे कोई हमने एक ये इस टाइप का शेप ड्रा किया है, और यहाँ पे कोई एक हमने क्या है, ये ब्लॉक रख दिया है, और सेम ग्राफ मैंने यहाँ पे पुनः एक ड्रा कर दिया है, और इसके ऊपर मैंने
यहाँ पे ये ब्लॉक को ले आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, एक स्प्रिंग से इसको अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बल लगाते हैं इस दिशा में, किस पे, इस ब्लॉक पे। तो ये ब्लॉक पे जब बल इस दिशा में लगा रहे होंगे तो मान लेते हैं इसको बल लगा के हम कहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं। तो ये कितना, अगर डिस्टेंस का बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x हो रहा है। और ये क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग है, तो ये थोड़ा फैल जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए कि एक जब स्प्रिंग पे कोई बल लगाया जाता था, उसको खींचा जाता है, तो स्प्रिंग क्या कोशिश करती है कि उसमें खिंचाव ना हो, अर्थात स्प्रिंग पे एक इस दिशा में भी बल कार्य करता है जो -k ऑफ x के बराबर होता है। k ऑफ x क्या होता है, ये जितनी डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेस होती है। तो यहाँ पे इसको हम लिखना चाहें तो f = माइनस का k ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ पे खींचने पे एक इस तरफ बल लग रहा है, अगर ये बल इधर एक लगा रहे हैं तो एक बल इधर भी कार्य कर रहा होगा जो स्प्रिंग को बढ़ने से रोक रहा है। तो इस प्रकार के बल जो है ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स कहलाते हैं। यहीं पे अगर हम उल्टा करेंगे, अगर स्प्रिंग को हम दबाने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग क्या है, दबने से नहीं, मतलब आसानी से नहीं दबाई जा सकती, अर्थात उस पर भी एक बल अपोजिट दिशा में कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल फोर्स जो है 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो भी वस्तुएं जनरल जो फोर्स लगा रही हैं वो सारे प्रकार के फोर्सों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो वो सबसे पहला जैसे कि हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो 2 मासिव पार्टिकल जैसे हो, जैसे कि ये मान लिया m1 हो और ये m2 हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर r मान लिया हो, तो इनके बीच में जो कार्य करता है फोर्स F, वह उसका मान होता है g m1 m2 बट्टे r²। तो इस फोर्स को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा 2 मास पार्टिकल के बीच में कार्य करता है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मान लिया एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और दूसरा चार्ज मान लिया यहाँ पे Q2 है। यहाँ पे मैंने क्या है, इनके कोई मैग्नीट्यूड नहीं दिया, केवल Q1 और Q2 दे दिया। और मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है, ये r है। तो इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा होगा वह क्या होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे r² हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए कि ये जो बल है, इस बल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। और अब हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसे हम जानते हैं कि ये क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से जिस बल से बंधे रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। इसको जो हम न्यूक्लियर फोर्स अर्थात F और N से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हम Fe से लिखें और ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम F(g) से लिखें, तो यहाँ पे अगर हम तुलना की बात करें तो सबसे जो मजबूत हमारा होता है वह न्यूक्लियर फोर्स होता है। फिर उससे बाद जो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर उससे बाद जो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वीक। तो सबसे वीक कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जो होता है वह 10⁻43 ऑर्डर का होता है। 10⁻3 ऑर्डर का आप मतलब समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा। तो इसको अगर हम थोड़ा और लिखें मॉडिफाइड फॉर्म में तो क्या होगा, 10⁻43 गुणे F(g). अगर यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यदि F(g) का मान कितना हो, 1 हो, तो Fe का मान कितना होगा, यहाँ से 10⁻43। तो ये आप समझ रहे हैं कि जब यदि इसका मान 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 10⁻43 टाइम्स ज़्यादा है। तो अर्थात बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इससे भी ज़्यादा हमारा जो है न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो आज के वीडियो में हम इतने रखते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में उन्होंने काफ़ी बातें कर ली कि फोर्स क्या है, फोर्स के क्या टाइप्स होते हैं, सारी चीज़ों पर बात की है।
तो अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और बात करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, किस प्रकार से फोर्स से न्यूमेरिकल्स पूछी जाती हैं, उन चीज़ों पे बात करेंगे। तो जब तक के लिए आपसे सभी लोगों से धन्यवाद करता हूं, और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।